हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसको पढ़ने से सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए एनर्जी लेवल क्या डायग्राम क्या होता है, ये आपके बहुत काम आता है या आपके हर जगह काम आएगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी में क्या चेंजेस आता है उसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। और आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके रिएक्शन देखिए दो डायग्राम है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बता दूंगा। यहाँ पर देखिए कि ये आपके आर है, ये आपके पी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें किसी रिएक्शन की तो हमने कहा कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, लेकिन उसके बीच में हमने कुछ लिख रखा है। हमने क्या लिख रखा है, टी। अब टी का मतलब क्या है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बन रहा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए उसके बीच में एक स्टेट आ रही है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब किसके थ्रू बना, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। यहाँ पर आपने क्या कहा, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है जिसको हमने ई आर से बता रखा है। ये प्रोडक्ट बन गया आपके, प्रोडक्ट की एनर्जी जिसको हमने ई पी से बता रखा है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है पहले एक स्टेट पे आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट ने पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाया या जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये एक स्टेट होती है। उसके बाद क्या बना, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर पाथ क्या है, देखिए रिएक्शन पाथ क्या है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। सेम यहाँ पर डायग्राम है, इसको भी अगर हम देखें तो देखिए रिएक्टेंट से जो है पहले क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और ट्रांजिशन स्टेट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो एनर्जी है रिएक्टेंट की उसको हमने क्या कहा है, ई आर, उसको हमने क्या कर रखा है, ई आर। और इसके बाद जो एनर्जी बैरियर है जिसको ये क्रॉस कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट बना रहा है जिसको हमने कहा एनर्जी कितनी है, ईपी। तो ये दो चीज हमारे समझ में आ गई कि ई आर का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ईपी का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो टर्म दे रखी है, ईपी आपको समझ में आ गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ई आर आपको समझ में आ गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसके अलावा क्या दे रखा है, ईटीएच, ईए और डेल ई। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ईटीएच का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बिल्कुल जीरो से, तो वहां पर उसको हमने कहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटीएच। तो हमने क्या देखा, ई आर क्या हो गई, रिएक्टेंट की एनर्जी, ईपी क्या हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी, ईटीएच क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कहाँ से, जीरो से। इसके बाद है ईए, ईए को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, वो जो एनर्जी है उसको हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी आप उसको कह सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की जीरो से, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूला वाइज, ई टी एच माइनस ई आर। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दोगे तो जो एनर्जी डिफरेंस बचेगा वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। मतलब जो एनर्जी बैरियर है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये फॉर्मूला बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ रखी है और मैंने आपको क्लियर कर दिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट में बच गया डेल ई। डेल ई को हम कहते हैं रिएक्शन एनर्जी। डेल ई को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन एनर्जी। अब डेल ई जो है वो क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम रिएक्शन एनर्जी कहते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो देखिए इसको हम इनडायरेक्टली सिंपली फॉर्म में क्या कहें कि प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो रिएक्शन एनर्जी है। तो मैंने कहा रिएक्टेंट की एनर्जी डॉटेड लाइन से बना दी और प्रोडक्ट की एनर्जी ये हो गई, तो इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल ई हो गया, तो मैंने उसको क्या कह दिया, रिएक्शन एनर्जी। ठीक है, तो डेल ई क्या हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए दोनों डायग्राम आप देखेंगे तो ये एनर्जी को बता रहा है, ये वाला एक्सिस, ये रिएक्शन पाथ को बता रहा है। दोनों में आपने देखा रिएक्टेंट की एनर्जी दे रखी है, वहाँ दे रखी है, और दोनों में आपने देखा प्रोडक्ट की एनर्जी दे रखी है, दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सब दोनों में सेम है। बस एक चीज़ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है।
जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि अगर डेल ई जो है पॉजिटिव है, अब डेल ई पॉजिटिव कब आएगा, जब ई पी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, ई आर से। बात समझ आ रही है? डेल ई या रिएक्शन एनर्जी पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से। उस केस में हम इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे केस में अगर हम बात करें कि डेल ई की जो वैल्यू है, डेल ई की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कब आएगी, जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी। उस केस में डेल ई नेगेटिव आएगा, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आपके देखिए दो तरह की एनर्जी के बेस पे हमने रिएक्शन को डिवाइड करा, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी निकल रही है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है मतलब एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन के दौरान अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो डायग्राम है, अगर मैं इनको नाम दूं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो किसको एंडोथर्मिक कहेंगे और किसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, ये लिबरेट कर रहा है या लूज कर रहा है। तो यहाँ पर डेल ई जो आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कम है नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर अगर हम देखें डेल ई की वैल्यू, तो देखिए डेल ई की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो डेल ई यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। डेल ई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब डेल ई पॉजिटिव आएगा तो इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक का मतलब हीट लिबरेट होगी और एंडोथर्मिक का मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक के केस में जो है, ये एक्सोथर्मिक है आपके, एक्सोथर्मिक के केस में जो वेसल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है। और एंडोथर्मिक के केस में वेसल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में भी आप पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी एक टाइप आता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर बेसिकली जो फोकस है वो आपके किस पे है कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट क्या है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा, थ्योरी में और डिटेल में बताऊंगा कि ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, उसको किसको कह रहे हैं हम। यहाँ पर केवल डायग्राम की बात करें तो हमने क्या देखा, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट आई। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी बैरियर है या गैप है, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने चाहे आरएनएस इक्वेशन देखी हो चाहे और फॉर्मूले देखी हो, वहाँ पर ये आपके आता ही आता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट एनर्जी क्या है, रिएक्शन एनर्जी क्या है, ईटीसी। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ती है, ये हमने पढ़ रखा है। अब कई बार क्या होता है, हम ऐसे याद कर लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई आपसे पूछ ले कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आपने एक चीज़ याद कर रखी होती है कि एंडोथर्मिक में तो बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक में कम होगा। ये कंसेप्ट गलत है। ये कंसेप्ट क्या है, गलत है। अब आप सोचोगे कि ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिवर्सिबल की। तो मैंने कहा कि रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब अगर मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ तो मैंने कहा कि एक जो स्टेप है वो फॉरवर्ड की है और एक जो स्टेप है वो बैकवर्ड की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप याद करते हो कि भाई एंडोथर्मिक के लिए रिजल्ट अलग है और एक्सोथर्मिक के लिए रिजल्ट अलग है, वो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम शिफ्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसको हीट चाहिए और अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो जो हमने याद कर रखा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए वो क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जबकि एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो थी इक्विलिब्रियम शिफ्ट की बात। अब मेन बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो दो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बढ़ती है। हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट जो है बढ़ती है, चाहे वो फॉरवर्ड के लिए हो चाहे वो बैकवर्ड के लिए हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों की जो रेट बढ़ती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो अलग अलग अमाउंट में बढ़ती है। मतलब अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक के लिए, तो एंडोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड रेट भी बढ़ेगी और बैकवर्ड रेट भी बढ़ेगी। सेम एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड भी बढ़ेगी और बैकवर्ड भी बढ़ेगी। तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक की, किसकी बात करूँ, एक्सोथर्मिक की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ती है। मतलब ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक्सोथर्मिक के केस में बैकवर्ड की रेट ज़्यादा बढ़ेगी और फॉरवर्ड की रेट कम बढ़ेगी, इसलिए मतलब ओवरऑल रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए लेकिन वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है, रिएक्शन रेट नहीं है, ठीक है। उसको अगर आप नेट निकालो तो बात वही आ जाती है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेम अगर आप यहाँ बात करोगे एंडोथर्मिक में, तो एंडोथर्मिक के केस में क्या है, एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रेट है, एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, फॉरवर्ड भी बढ़ रही है और बैकवर्ड भी बढ़ रही है, लेकिन फॉरवर्ड की ज़्यादा बढ़ती है और बैकवर्ड की कम बढ़ती है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की, तो ओवरऑल रिएक्शन उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन जाती है और इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन जाती है, लेकिन जो रेट है वो दोनों केस में बढ़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो। बस होता यह है कि कौन सी रेट ज़्यादा बढ़ी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उस पर डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होगा या पीछे। अब एक क्वेश्चन और आता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वापस रिपीट कर देता हूँ। आरपीएससी ने पूछ रखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है क्यों। तो एक ऑप्शन ही होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। देखिए वो बेटर ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन जो उसकी संख्या है वो काफ़ी टाइम्स बढ़ जाती है, 200 टाइम्स गुना बढ़ जाती है, लेकिन रिएक्शन उतने गुना नहीं बढ़ती, उतने टाइम्स नहीं बढ़ती, कम टाइम्स बढ़ती है। मतलब आपके टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर कोलिजन 100 टाइम्स 200 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ रही है। तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो रिएक्शन रेट है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से नहीं बढ़ रही, एक फैक्टर है लेकिन ये एक्चुअल फैक्टर नहीं है। तो वहाँ पर आंसर आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं उनका रेशो बढ़ जाता है, इसलिए जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये बात थी एनर्जी लेवल डायग्राम की। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। देखिए क्या नाम दे रखा है, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो नॉर्मली बोला जाए तो तीनों नाम इसको देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। अब ये क्या है, देखिए इसका एक एस्पेक्ट जो है वो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा था। क्या देखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने के बीच में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में एक चीज़ हमने देखी थी ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और बाकी सारे एनर्जी के एस्पेक्ट हमने देख लिए थे। अब हम अगर बात करें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी की, तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक आपके दे रखा है ए और बी रिएक्टेंट है, जिससे ए बी स्टार दे रखा है, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसको मैंने दूसरा एग्जांपल लेके साइड में समझा रखा है। इसको अगर हम देखें तो मैंने कहा ये अलग है, ये अलग है, समझाने के लिए मैंने लिख रखा है ए और सी। ए और सी क्या है, दो मान लीजिए एटम है और इनके बीच में बॉन्ड है, तो ये ए सी पूरा क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, बी डी, बी और डी के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ए और सी के बीच में बॉन्ड है और बी और डी के बीच में बॉन्ड है। ए और सी एक रिएक्टेंट है, बी और डी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो एक ए सी एक मॉलिक्यूल हो गया, बी डी एक मॉलिक्यूल हो गया। तो जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे साइड में लिखा हुआ है कि ए और सी के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक। मतलब ए और सी का जो बॉन्ड है वो क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है। सिमिलरली बी और डी का जो बॉन्ड है वो भी क्या हो रहा है,
ब्रेक होने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल था उसके बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है। ए और सी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बी और डी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके अलावा ए और बी के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, मतलब न्यू बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होने लग जाता है, नया बॉन्ड बनने लग जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कह सकते हो आप इसको। और सी और डी के बीच में क्या होता है, नया बॉन्ड फॉर्म होने लग जाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड जो हैं वो बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर बॉन्ड ना तो पूरी तरह से बने हुए हैं ना पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ए और सी के जो बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन है बॉन्ड का। ऐसे ही सी और डी के बीच का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, और बी और डी के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि ए और बी के बीच का बॉन्ड बना, तो ये आपके प्रोडक्ट में ए और बी के बीच में क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। ऐसे सी और डी के बीच का बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड आ गया, और ए और सी के बीच का बॉन्ड टूट चुका है और बी और डी के बीच का बॉन्ड टूट चुका है। तो यहाँ पर जब आपके रिएक्शन होती है तो देखिए रिएक्शन में होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो वह स्थिति जहाँ पर बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं और ना पूरी तरीके से बने हुए हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। और इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुए, ना ही पूरी तरीके से ब्रेक हुए हैं, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा इसका लाइफ टाइम नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको दो चीज़ समझ में आ गई। क्या चीज़ समझ में आ गई कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उसके बीच में एक चीज़ आती है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, वह स्थिति जब बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से बने हुए हैं ना पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। बात समझ में आ गई। और इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। अब देखिए आगे क्या दे रखा है। अब अगर हम उसको छोड़ दें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए और बी कोई रिएक्टेंट है और वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ए और बी रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन करने से लास्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में हमने क्या बता दिया, ए बी स्टार। इसका मतलब ए और बी रिएक्टेंट थे, वो आपस में मिल गए और वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है साथ में। तो हमने इसको स्टार लगा दिया क्योंकि स्टेबल नहीं होता है। इसको हमने कहा ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब मेन जो पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी में दे रखे हैं वो क्या हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया साइड में। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो थ्योरी है ये किसने प्रपोज करी थी, आयरिंग ने प्रपोज करी थी। ठीक है, किसने प्रपोज करी थी, आयरिंग ने। कब करी थी, 1935 में। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में अगर कंपेयर करूं कोलिजन थ्योरी से, तो कोलिजन जो थ्योरी थी वो आपके केटीजी पे बेस्ड थी। मतलब उसने जो बेस लिया था अपनी थ्योरी का वो क्या लिया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जबकि यहाँ पर जो ये वाली थ्योरी है इसने जो कंसिडर किया है वो किसको क्या करा, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन है। मतलब यहाँ पर इसने जो बेस लिया है अपनी थ्योरी का वो थर्मोडायनेमिक्स को लिया है। तो ये बेसिक डिफरेंस चल रहा है दोनों में। ठीक है। अब देखिए कोलिजन थ्योरी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में साइलेंट थी, मतलब कुछ भी जिक्र नहीं करा। जबकि हमने देखा कि यहाँ थोड़ा बहुत इसने डिटेल दे रखी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत उसने कह रखा है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, वही जो अभी हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है उसके बीच में एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ना तो वो पूरी तरीके से रिएक्टेंट है ना पूरी तरीके से प्रोडक्ट है, ना तो पूरी तरीके से सारे बॉन्ड बन गए हैं ना पूरी तरीके से सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो ये आपने देख लिया, ये बेसिक मैकेनिज्म है। इसके बाद जो है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी लेवल डायग्राम जब हमने देखा था तो उसमें आपने देखा था ऐसे आ रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रिएक्टेंट की कम है प्रोडक्ट की ज़्यादा, ये जरूर पॉसिबल है कि रिएक्टेंट की ज़्यादा है या प्रोडक्ट की ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, वो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का कंसेप्ट है। लेकिन जो आपके ट्रांजिशन स्टेट थी उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है। तो हमने क्या देखा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो उसकी एनर्जी जो होती है
वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये एक तरह से एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देता है कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना तो वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, और वो जो एनर्जी बैरियर है मतलब रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसने नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए देखने में सिंपल लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट या छोटे छोटे पॉइंट भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए और बी रिएक्टेंट है और जिससे ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट से रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं है, सिंगल एरो दिखा रखा है, लेकिन रिएक्टेंट से रिवर्सिबल फॉर्म में है। ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है। अब क्योंकि थ्योरेटिकल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आरपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि बहुत टफ तो क्वेश्चन है नहीं ना, न्यूमेरिकल है, तो आरपीएससी पूछ सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट या फिर आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। मतलब रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और ट्रांजिशन स्टेट से वापस से रिएक्टेंट बन रहा है। अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो रिवर्सिबल नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट दे रखा है, पी जो है प्रोडक्ट जो है वो किससे बन रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये कह रहा है कि हमने देखा रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल फॉर्म में है, मतलब आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेड हो सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट से या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिकम्पोजिशन से बन रहा है, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोडक्ट किससे बन रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो प्रोडक्ट जब डिकम्पोज हो, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड जब कॉम्प्लेक्स जब डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो दे रखा है, वाइब्रेशनल एनर्जी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। अब देखिए ये हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा था और वहाँ पर हमने देखा था कि कोलिजन थ्योरी ने जो फोकस रखा है वो काइनेटिक एनर्जी पे रखा है मॉलिक्यूल्स की या रिएक्टेंट की। बाकी जो एनर्जी थी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, उसने उसको इग्नोर किया था। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके ट्रांजिशन स्टेट है या जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो जब प्रोडक्ट बना रहा है तो जो मेनली एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, वाइब्रेशनल एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तो किससे बन रहा है, डिकम्पोजिशन से बन रहा है, किसके, ट्रांजिशन स्टेट से या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। दूसरा इसने कहा कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन है, वाइब्रेशनल एनर्जी। वो क्या कर रहा है कि वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट जो है ट्रांजिशन स्टेट से रिवर्सिबल में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट किससे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रिएक्टेंट से। बात समझ में आ गई। आरपीएससी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है कोलिजन थ्योरी में और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, वो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ही पूछती है। तो कोलिजन थ्योरी में हमने देखा था K बराबर Z और Q आ रहा था, फिर मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फाइनल फॉर्मूला था मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का, K इक्वल्स टू PZQ, और Q की हमने वहाँ क्या वैल्यू लिखी थी, e⁻A/RT। तो कोलिजन थ्योरी में K आ रहा था, K इक्वल्स टू PZ e⁻A/RT। ये आपको ध्यान रखना था। P क्या था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा था। बाकी Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी था और Q जो था रेशो था एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पे। देखिए अभी हमने थ्योरी पे क्या देखा कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो रहा है वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से और फाइनली प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, पहली बात। दूसरी बात डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो आपके ट्रांजिशन स्टेट है या जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो किस फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। तो इन दो पॉइंट को ध्यान रख के जब डेरिवेशन ड्राइव करते हैं तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन आपके काम के नहीं है, फाइनल जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, क्योंकि कॉमन नहीं है तो याद हमें नहीं रहता है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा, बहुत ज़्यादा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्म अलग अलग हो सकती है। तो वो मैंने तीनों फॉर्म यहाँ लिख दिए, चेक करिए। देखिए K बराबर RT/NH। अब यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन,
n है एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो संख्या कह सकते हो आप, एवोगाड्रो नंबर कह सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट की जगह एवोगाड्रो नंबर हम कह सकते हैं। इसके अलावा h है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो आपने क्या देना का स्टार्टिंग में क्या है, RT/NH। बात समझ में आ गई। यहाँ पर k है, k इक्वल्स टू RT/NH आ गया। अब यहाँ पर e की पावर है, e की पावर माइनस डेल एच डबल डैगर। ये जो सिंबल है इसको हम डबल डैगर कहते हैं। नॉर्मली ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए काम आता है। जो डबल डैगर सिंबल है वो किसके लिए कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, RT/NH e की पावर माइनस डेल एच डबल डैगर अपॉन RT। साथ में क्या है, e की पावर डेल एस अपॉन R। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो H होता है थर्मोडायनेमिक्स में, H जो सिंबल होता है वो एंथैल्पी के लिए होता है। किसके लिए होता है, एंथैल्पी के लिए। और थर्मोडायनेमिक्स में जो S सिंबल है वो एंट्रोपी के लिए होता है। एंट्रोपी और एंथैल्पी की यूनिट सेम नहीं होती है। मतलब एंथैल्पी जो है वो एनर्जी को बताता है, एक तरह की हीट होती है, एनर्जी होती है, जबकि एंट्रोपी उसको नहीं बताता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं होती, तो दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि डेल एच अपॉन RT है, जबकि यहाँ पर डेल एस अपॉन R है। अपॉन में T नहीं है, क्योंकि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ होता है वहाँ पर आप देखते हो कि जो एंट्रोपी आती है वो आती है Q/T। सिंपल सा फॉर्मूले की बात करें, डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल बता रहा हूँ कि एंट्रोपी जो होता है वो Q/T होता है। Q क्या है, हीट। तो यहाँ पर Q की जगह अगर मैं इसको कंपेयर करूँ H से, तो यहाँ पर S जो है वो H/T के इक्वल आ रहा है अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, डेल H/RT है। अब डेल H/T की जगह क्या आ गया, S आ गया। तो ये हो गया डेल S डबल डैगर अपॉन R। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, वरना क्या होगा, वो ऑप्शन में नीचे एक में T देगा, एक में नहीं देगा, किस में T लगाना है, किस में T नहीं लगाना है, ये आप भूल जाओगे। इसलिए मैंने आपको समझा दिया अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो ये आपके यूनिट जो चेक करने का कंसेप्ट है ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो RT/NH e की पावर माइनस डेल H/RT e की पावर डेल S अपॉन R, ये एक फॉर्म हो गया। फिर मैंने आपको बताया था e की जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, e की जगह आप एक्सपोनेंशियल लिख दो और बाकी चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी। यहाँ पर लिख दी मैंने RT/NH एक्सपोनेंशियल माइनस डेल H डबल डैगर अपॉन RT एक्सपोनेंशियल डेल S अपॉन R। यहाँ पर डेल H वाली टर्म माइनस में है और डेल S वाली टर्म प्लस में है। डेल H के नीचे T है, डेल S के नीचे T नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ये भी मैंने आपको 2-3 बार बता रखा है, आर्नियस इक्वेशन भी बताया था, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन भी बताया था कि अगर आप दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या होगा, k है, मैंने क्या करा, ln k लिख दिया। अब यहाँ पर जब आप टर्म लेंगे तो एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीनों को अलग अलग लेंगे उसके फॉर्म में। तो RT/NH के आगे क्या हो गया, ln RT/NH लग गया। अब आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल जब आप लेते हो तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और लॉग बेस ई का जब आप लॉग ई लोगे, ln e करोगे, उसकी वैल्यू 1 आती है। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पावर है माइनस डेल H/RT एज इट इज़ आ जाएगा आगे, तो ये आ गया माइनस डेल H/RT, और ये डेल S/R जो है प्लस में है वो यहाँ आ गया। तो जब आप नेचुरल लॉग लोगे तो दो टर्म जो है स्टार्टिंग है वो नेचुरल लॉग में आ जाएगी, ln k इक्वल्स टू ln RT/NH प्लस, अब यहाँ पर क्योंकि प्लस वाली टर्म है उसने पहले ले लिया तो ये हो गया डेल S/R, और माइनस वाली टर्म बाद में ले लिया तो ये हो गया माइनस डेल H/RT। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी की, या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तीनों में से कोई सी भी फॉर्म दे सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब आपके न्यूमेरिकल में जब वो फॉर्मूला पूछेगा तो कोई कंसेप्ट आपके काम नहीं आएगा, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करो, लास्ट में रिमाइंडर रखो कि भाई ये चीज़ मुझे एंड में रिवाइज करनी ही करनी है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए आरपीएससी के सिलेबस में जो है रिएक्शन रेट थ्योरी दे रखी थी, तो दो थ्योरी दे रखी थी, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वो हमने दोनों ने कवर कर ली है। इसके अलावा कंपैरिजन भी दे रखा है। अब देखिए कंपैरिजन दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकली और एक मैथमेटिकली। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो कोलिजन थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, और जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन पे। इसके अलावा हमने देखा था कि कोलिजन थ्योरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा फोकस करती है, जबकि हमने देखा कि जो दूसरी जो थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वहाँ हमने देखा कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोलिजन थ्योरी जो है वो ये नहीं बताती है कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कैसे फॉर्म होगा, उसकी कोई बात नहीं करती, जबकि हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है। तो ये हमने देखा बेसिक डिफरेंस था
क्या था, बेसिक डिफरेंस था। अब यहाँ पर मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो साथ में मैंने कंपेरिजन के लिए आर्नियस इक्वेशन भी ले ली है, जो कि मैथमेटिकल एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, कंपेरिजन करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉर गैसेस बायोमोलिकुलर रिएक्शन, अगर हम गैसेस बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर डेल एच डैगर की जो वैल्यू है, डबल डैगर की जो वैल्यू है, डेल एच डबल डैगर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, EA-2RT। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, क्या बता दी, डेल एच डबल डैगर जो है वो किसके बराबर है, EA-2RT के बराबर है। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के लिए, वो हमने ले लिया। यहाँ पर क्या लिया, K=RT/NH e⁻∆S/R, पहले ले लिया प्लस वाला पार्ट, e⁻। अब देखिए डेल H/RT होता है तो माइनस का माइनस रह गया, और डेल एच जो डबल डैगर होता है और अपॉन RT वैसा वैसा लिख दिया। अब डेल एच डबल डैगर की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से लिख दी, EA-2RT, ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, RT/NH ऐसा कैसा आ गया, e⁻∆S/R ऐसा कैसा आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, दोनों को अलग अलग लिख लो। तो एक तो क्या आ जाएगा, e⁻⁻EA/RT, देखिए लिखा हुआ है e⁻⁻EA/RT, और उसके साथ आप क्या करेंगे, e⁻, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2RT/RT, तो RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻ क्या बच गई 2, ये हमने लिख दिया। अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी का। अब मैंने कंपेयर करने के लिए लिख दिया कि ये आर्नियस इक्वेशन है, ये कोलिजन थ्योरी है, और ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्नियस इक्वेशन लिख दी, K=A e⁻⁻EA/RT। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, सबके फॉर्मूले पूछते हैं। उसके बाद कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है, K=PZ e⁻⁻EA/RT। और लास्ट में है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो अभी हमने निकाला, RT/NH e⁻∆S/R e⁻2 और e⁻⁻EA/RT। ध्यान रखना है किसके लिए, फॉर गैसियस बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, क्योंकि अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे तो ये तो सेम रहेंगे, लेकिन ये जो हमने रिलेशन लिया ये केवल गैसेस बायोमोलिकुलर के लिए। अगर आप दूसरा कंडीशन लेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे कॉमन यही है, इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए ये वाला काम में लिया है। अब यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो e⁻⁻EA/RT इसमें भी है, e⁻⁻EA/RT इसमें भी है, और e⁻⁻EA/RT इसमें भी है। तो बच गई जो टर्म वो आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर जो आर्नियस कांस्टेंट है, आर्नियस पैरामीटर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, वो किसके बराबर आ रहा है, PZ के बराबर आ रहा है। और PZ किसके बराबर आ रहा है, RT/NH e⁻∆S/R e⁻2, ये इक्वल आ रहा है। देखिए मेरे हिसाब से इस पे क्वेश्चन बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स हैं उस पर ज़रूर वो पूछ सकता है कि आपके जो कंसिडरेशन है या जो बेस है वो क्या है। कोलिजन थ्योरी का बेस है KTG, और इसका जो बेस है वो है थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें उसने कंडीशन बताई थी कि पहले कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल एक्टिव होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल जो है पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि रिवर्सिबल कंडीशन में होता है, और उसके बाद वो डिकम्पोज होकर वाइब्रेशनल एनर्जी जो है रेस्पॉन्सिबल है डिकम्पोजिशन के लिए, और फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों थ्योरी जो है हमने कवर कर ली है। और एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन रेट बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है, उसका मेन कारण क्या है, कोलिजन बढ़ते हैं, ये मेन कारण नहीं है। मेन कारण क्या है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।